जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने और अपने आप को ख्याल रखते होंगे। मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। चलिए, के बारे में हम पढ़ रहे थे, पिछला वीडियो कट गया था, अब उसको कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, बता रहे थे वहाँ संख्याओं के अधिकतम, यहाँ लिखे थे तब तक वीडियो कट गया था। चलिए आज पढ़ते हैं उसके आगे। हम यहाँ इसके जस्ट पीछे क्या पढ़े थे? पीछे हम यहीं पढ़े थे, हाँ यहीं पढ़े थे, सभाज्य संख्या पढ़े थे कि सभाज्य संख्या को उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है यदि वह अलग अलग संख्या हो, अर्थात तीन सेम संख्या ना हो। तो सेम संख्या हो जाएगा तो उसका एचसीएफ वही सेम संख्या हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, हम अगला कंसेप्ट यह बता रहे थे कि संख्याओं के अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ही उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है। जैसे 3 और 5 दो को प्राइम नंबर है, अर्थात अभाज्य संख्या है, तो इसके बीच का उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 1 है। इसलिए यह एक क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अर्थात 3 और 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए 7 हुआ और क्या हुआ? 11 हुआ, इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1 हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है या 9 है, 3 है 9 है, इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 भी है, 3 भी है, क्योंकि 3 भी दोनों में भाग लग जाएगा 3 से। और भी कोई संख्या है, और कोई संख्या है जो दोनों को काट दे, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। इसलिए अब यहाँ 2 संख्या आ गया, और जब 2 संख्या आ गया तो फिर एक भी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है और 3 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब सवाल उठता है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ तब क्या होगा? तो इन दोनों संख्याओं का बड़ा संख्या ही एचसीएफ हो गया। क्या है एचसीएफ का परिभाषा लिखा है? संख्याओं के अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ही उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है। इसलिए इसका अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 3 होगा, न कि 1 होगा। तब कहेगा सर यहाँ तो 1 का एचसीएफ हुआ है। अरे यहाँ इसलिए 1 एचसीएफ हुआ है क्योंकि 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था ही नहीं, तो 1 ही इस संख्या के लिए बड़ा संख्या था, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, 1 या 3 आया, लेकिन इसमें बड़ा संख्या कौन है उभयनिष्ठ में? तो 3 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। तो यही हमको समझाना था। चलिए, यहाँ तक हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हमने वहाँ था अपरिमेय संख्या को, किसको छोड़ा था? अपरिमेय संख्या को। तो बस परिमेय संख्या को उल्टा इस बात को बोल देंगे। परिमेय संख्या के बारे में क्या बोले थे? परिमेय संख्या के रूप में क्या बोले हम? वहाँ परिमेय संख्या को क्या बोले कि वैसी संख्या जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ तो हमको बोलना है अपरिमेय संख्या, तो इसी बात को लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जैसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। या में वैसी संख्या जो रूट का वैल्यू हो लेकिन उसका वर्गमूल निकालने पर वह पूर्ण रूप से न निकले। वैसी संख्या जो रूट का वैल्यू हो, उसका वर्गमूल निकालने पर वह पूर्ण रूप से न निकले, वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये हम कदापि नहीं कर रहे हैं कि रूट के अंदर की वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर 9 है, रूट के अंदर 4 है, ये कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये है अपरिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। इसलिए दोनों क्या है? ये दोनों अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अर्थात रूट के अंदर की वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या। तो हम यही समझा रहे थे कि मतलब रूट की वो सभी संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैं ये बात ही नहीं समझा रहा हूँ। मैं यह समझा रहा हूँ कि रूट की वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकालने पर वह पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए वो तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि रूट के अंदर 9 है, यह किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। तो रूट के अंदर 9 यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बात समझ रहे हैं हम क्या समझा रहे हैं? हाँ, तो हम बात यही समझा रहे हैं। इसीलिए वैसी संख्या है। लेकिन देखिए √3 किसका? कोई ऐसा संख्या बता दीजिए जिसका वर्ग 3 हो। नहीं बता पाएंगे। √3 का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन वह पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट का बात नहीं बोल रहे हैं। वैसी संख्या है, रूट वाली वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकालने पर वह पूर्ण संख्या के रूप में ना आए, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो आई होप कि आप लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप लोग समझ गए होंगे। और इन दोनों के समूह को ही क्या बोला जाता है? इन दोनों के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। इन दोनों के समूह को क्या बोल रहे हैं? वास्तविक संख्या बोल रहे हैं। इन दोनों के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो ये कंसेप्ट रहा। एक कंसेप्ट और है जो हम अभी समझाने जा रहे हैं कि देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए। कंसेप्ट ये है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो ये कभी भी अपरिमेय संख्या ही होगी, कभी भी अपरिमेय संख्या ही होगी। अब कहेगा ये कैसे? वीडियो धुंधला दिख रहा है क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है। आप प्लस इसमें √3 जोड़ देंगे। प्लस क्या जोड़ देंगे? √3। इसका मान 2 + √3 आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। परमेय संख्या और माइनस अपरमेय संख्या, ये भी क्या होगा? अपरमेय संख्या ही होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 एक परमेय संख्या है, माइनस √2 कर दिए तो ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस √2, ये भी क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए कंसेप्ट, अर्थात परमेय संख्या और परमेय संख्या के जोड़ और परमेय संख्या और परमेय संख्या का घटाव एक अपरमेय संख्या का होता है। ठीक है। अब प्रश्न होता है परमेय संख्या और परमेय संख्या का गुणा और परमेय संख्या और परमेय संख्या के भागा। तो परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का गुणा एवं भागा भी एक अपरमेय संख्या आता है, अपरमेय संख्या आता है। जैसे मैंने यह बोला कि परमेय संख्या गुणे अपरमेय संख्या बराबर क्या होगा? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अर्थात अगला कंसेप्ट, परमेय संख्या भागा अपरमेय संख्या बराबर होगा अपरमेय संख्या। ठीक है। जैसे 2 गुने √3, 2√3 क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा है। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, भागा हो गया √3, तो क्या होगा? 5/√3 या 1/√2, ये क्या हो गया? अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये ना कि परमेय बटा अपरमेय केवल, चाहे परमेय गुना परमेय, इसका विपरीत भी हो जाएगा। अपरमेय गुना परमेय, अपरमेय बटा परमेय, ये दोनों तरफ से, ये नहीं खाली परमेय पहले या अपरमेय बाद में, नहीं, दोनों तरफ इसका विपरीत। इसका मतलब हुआ कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुना, भागा करने पर वह अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है? अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। अगला कंसेप्ट यह है अपरमेय, अपरमेय जोड़ अपरमेय, अपरमेय जोड़ अपरमेय बराबर अपरमेय, अपरमेय प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। ये सभी कंसेप्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आता है। जैसे कि √3 प्लस √2, ये दोनों अपरमेय संख्या है, इसलिए √3 प्लस √2 ही प्राप्त होगा, इसलिए क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। चलिए इसका माइनस क्या होगा? माइनस वाला कंसेप्ट तो वही होगा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या। थोड़ा मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है तो इसलिए आप लोग मैनेज करेंगे। अपरमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या, ये क्या होगा? अपरमेय संख्या ही होगा। क्या है? देखिए ना, √5 माइनस अगर √3 करेंगे तो इसका मान तो वही आएगा, √5 माइनस √3, इसलिए क्या है? अपरमेय संख्या है। अब चलिए इसकी गुना पर बात करते हैं। अपरमेय, अपरमेय संख्या गुणे अपरमेय संख्या करने पर क्या होगा? अपरमेय संख्या गुणे अपरमेय संख्या करने पर अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या या परमेय संख्या या अपरमेय संख्या आएगा, दोनों आ जाएगा। क्यों? अब यहाँ देखिए, अपरमेय संख्या गुना अपरमेय संख्या करने पर परमेय संख्या या अपरमेय संख्या आएगा। कहिएगा कैसे? तो हम कहेंगे जैसे। आप कहिएगा कैसे? तो हम कहेंगे जैसे। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है और क्या है? √3 भी एक अपरमेय संख्या है, दोनों अपरमेय संख्या है, लेकिन जब दोनों गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 क्या है? एक अपरमेय संख्या है, लेकिन वही अगर √3 ले और गुना क्या ले? √5 ले, तो ये रूट के अंदर 15 हो जाएगा, जो क्या है? एक अपरमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं? जब सेम रूट के अंदर आएगा ना तो रूट हट जाता है, तो परमेय संख्या आ जाएगा। इसलिए अपरमेय संख्या का गुणनफल परमेय संख्या भी होता है और अपरमेय संख्या भी होता है, दोनों होता है। ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्या है? वही भागा वाला, अपरमेय संख्या भागा अपरमेय संख्या क्या होगा? तो बस वही है, या तो परमेय संख्या होगा, या तो परमेय संख्या होगा या अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। क्यों? जैसे आप कहेगा कैसे? तो हम कहेंगे जैसे। जैसे मान लीजिए √3 ले लिए, अब बटा में फिर √3 ले लिए, √3 से √3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए तो ये परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या की परिभाषा क्या बताते हैं? सुनिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सभी को परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वही √3 ले लें √2, तो कभी कटेगा? जब नहीं कटेगा तो चुपचाप रूट के अंदर 3/2 हो जाएगा, जबकि क्या हुआ? सुनिए, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं √3 अब बटा √2 लिखेंगे तो भी अपरमेय, ये भी अपरमेय, लेकिन कटेगा नहीं तो रूट के अंदर 3/2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा? कंसेप्ट हो गया। तो देखिए, जितना हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में वास्तविक संख्याओं के बारे में कंसेप्ट पढ़ाएं, इसी कंसेप्ट को हम क्या करेंगे? बेसिक के रूप में जानेंगे और तब उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे और आपका समझ डेवलप होगा। इसके बिना, इस संख्याओं के बेसिक के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना बेसिक समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।